जी हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीआरपीसी। हम अपने मकसद को पूरा करते हैं सीआरपीसी को ख़त्म करने के। और लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? वन 156 हो गया था। विनू भाई हरिभाई मालवीय तक लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। विनू भाई हरिभाई मालवीय को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पूरे पूरे केस को। कहाँ पे? 173 जब पढ़ाऊंगा ना, यहीं पे फाउंडेशन में नहीं डिस्कस करेंगे। हर चीज फाउंडेशन के लिए नहीं है, वो यहाँ के लिए भी है। 170 के चैप्टर 12 जो मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंपोर्टेंट है पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ये मत समझिए कि सर हर चीज फाउंडेशन में एक्सपर्ट डिस्कस। ये विनू भाई हरिभाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में यहाँ पे डिस्कस करूंगा 173 के साथ में। उस टाइम सकीरी वासु भी डिस्कस करूंगा, मैं उस टाइम देवरा पल्ली भी डिस्कस करूंगा। ये सारे जजमेंट जो है सीरीज ऑफ एक्ट्स में सारे डिस्कस में, मैं अफाक जहान वाला केस भी डिस्कस करूंगा वहां पे, जो बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से। ठीक है, 157 में आइए प्लीज। 157 में स्टार्ट करते हैं। 157 देखिए, 157 के अंदर जो बात लिखी हुई है, आप पढ़िए इसको 157 को, इसकी लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोविजन इज 157। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। दो चीजें बता रहे हैं सर। एक तो बोल रहा है इंफॉर्मेशन एंड, या फिर और अदरवाइज। मतलब या तो सर क्या दर्ज हो गई हो, या तो एफआईआर लॉज हो गई हो, या फिर सिर्फ पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो भी उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। तो भी उसको क्या है सर? इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। ये पावर उसको कहां से मिलती है? अपने अदरवाइज जहां पे लिखा हुआ है 157 के अंदर, इस पॉइंट, ये सर्टेन पॉइंट उसको पावर देता है टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग विच इज डन। इसमें तो लिखने स्टार्ट कीजिए 157 में। पहला पॉइंट डाल के लिखिए, पहला पॉइंट डाल के लिखने स्टार्ट कीजिए। यदि किसी पुलिस थाने के भारत अधिकारी को, इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन has received any information or otherwise, यदि किसी पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी को इत्तला प्राप्त होती है या अन्यथा ये संदेह करने का कारण है कि, या अन्यथा ये संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसके अंतर्गत वह धारा 156 में अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। जिसके अंतर्गत वह अन्वेषण करने के लिए धारा 156 में अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। जिसके अंदर वह धारा 156 में अन्वेषण करने के लिए सशक्त है। देखिए कहां तक लिखवा था हिंदी में, इंग्लिश में? अदरवाइज and the OIC of police station has reason to suspect such offense and he is empowered to investigate under section 156 section 156 full stop। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पहला पॉइंट ही चल रहा है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। he shall forthwith
forward a report to the magistrate, forward a report to the magistrate, forward a report to the magistrate, he shall forthwith forward a report to the magistrate। पैराग्राफ संख्या लिखना, तो वह तत्काल रूप से उस अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जो इस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। और he shall depute any subordinate officer, और वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस निमित्त विहित करेगा, and he deport one of the subordinate officer in that regard। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट। इन निम्न मामलों में थाने का बारसाधक अधिकारी अन्वेषण नहीं करेगा। कौन कौन से मैटर्स होते हैं सर जहां पे पुलिस ऑफिसर को पता है कि कोई ऑफेंस है फिर भी वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है? लिखिए इसमें पॉइंट नंबर ए लिखिए, where the information received is such of nature that it is not of serious nature, जहां कहीं भी ऐसे अपराध की इत्तला प्राप्त हुई है जो कि गंभीर प्रकार का नहीं है, which is not of serious nature। पॉइंट नंबर बी लिखिए, there is no sufficient ground for investigation। लिखिए, अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन केस ऑफ रेप बलात्संग के अपराध के मामले में इन केस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट shall be taken at following places। बलात्संग के मामले में कथन को अभिलिखित निम्नलिखित स्थान पर किया जाएगा। The statement can be taken at following places। पहला लिखिए, place of residence पीड़िता के निवास पे। बी पॉइंट लिखिए, place of her choice उसकी पसंद के स्थान पे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, such statement can be recorded in the presence of parents or guardian or relative। ऐसा कथन अभिलिखित
ऐसा कथन अभिलिखित माता पिता या संरक्षक की उपस्थिति में होगा। आगे लिखिए। सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर। ऐसा कथन अभिलिखित महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 का मतलब होगा सेकंड क्लोज, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट वाइज ही चलूंगा सीआरपीसी में। मैंने अगर पॉइंट नंबर 2 बोला है तो मतलब वो सेकंड क्लोज की बात कर रहा है, दूसरे उपधारा की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे उपखंड या उपधारा की बात कर रहा है। लिखिए इसमें लिखिए The police officer shall state the reasons that why he is not investigate the reason why he is not investigating the matter. पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं करने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा। तो ऊपर जो थे ना दो सिचुएशन, जहाँ लगता है सीरियस नेचर नहीं है, फिर कोई ग्राउंड नहीं है रीजनेबल, तो फिर उसमें जो भी वो रीजंस लिखेगा कि भाई किसी रेपुटेड पर्सन के नाम पे रिपोर्ट आ गई है, तो उसको पता है कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसमें तो सर पॉलिटिकल मामला हो सकता है ना, जरूरी है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके पीछे लगना जरूरी हो। देख ले उसने भाई बहुत पॉलिटिकल आदमी के ऊपर किसी ने कमेंट कर दिया, स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है, तो वो वेट करेगा कि कोर्ट का आदेश आने तो फिर जो होगा फिर देखेंगे, ठीक है ना। वो वेट करता है फिर इन केसेस में रीजंस लिख के दे देगा कि बहुत रेपुटेड आदमी है। तो सीआरपीसी खुद भी बोलती है कि अननेसेसरी किसी लफड़े में पड़ना नहीं। ये पुलिस वाले के लिए सेफ गार्ड है, दोनों प्रोविजन क्या है, पुलिस वाले के लिए सेफ गार्ड है कि उसको भी सेफ रखना जरूरी है ना। ठीक है, 158 में आइए। करण बोल रहे हैं सर फर्स्ट प्रोवाइजो में जाएगा नहीं, पर इन्वेस्टिगेट तो होगी या बुला के करेगा। अच्छा, जो प्रोवाइडेड ए और बी दिया हुआ है नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेट भी नहीं करेगा और बुला के भी नहीं करेगा, उसमें वो वेट करेगा, उसमें शांति से सब्र रखेगा। उसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज में वो फुर्ती दिखाए, ना किसी को भेजेगा, ना खुद जाएगा, ना उसको बुलाएगा, क्योंकि दो ग्राउंड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला तो ऐसे पर्सन है, पहला तो किसी पर्सन के नाम से दिया हुआ है, कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, तो वो वेट करेगा और देखेगा कि क्या करना है, तो उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते। दूसरा वाला जो केस है जहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि एंटर किया जाए इन्वेस्टिगेशन में, तो वो नहीं करेगा। दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ना बुलाए के करेगा, ना कैसे करेगा। समझ में आई करण, समझ में आई बात। 158 में लिखिए रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। रिपोर्ट कैसे जमा होगी इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट जमा होगी, देखिए मैं 157 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 157 की रिपोर्ट क्या कहलाती है सर, अकरेंस रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी सीन, कोई भी चीज अकर हुई है, ठीक है, हम अकरेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और अकरेंस रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भैया मजिस्ट्रेट को क्या बताना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को बोलना पड़ेगा कि ये चीज अकर हुई है। मजिस्ट्रेट को घटना के संबंध में रिपोर्ट देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम लोग घटना की रिपोर्ट। देखा लिखा हुआ है ना मैंने कि भाई वो तुरंत रूप से, तत्काल रूप से मजिस्ट्रेट साहब को एक रिपोर्ट देगा। अब डिपेंड कर रहा है कि मजिस्ट्रेट सब ये रिपोर्ट जो आप भेजोगे मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट कैसे होगी, वो कहाँ लिखा हुआ है 158 में। जो 157 की रिपोर्ट बता रखी ना कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एफआईआर दर्ज हो गई, एक अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी ना, तो ये भेजी कैसे जाएगी, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें every report sent to a magistrate
sent to a magistrate is submitted through superior police officer is submitted through superior police officer submitted through superior police officer. लिखिए इसमें मजिस्ट्रेट को भेजने वाली प्रत्येक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी. पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी. एसएचओ जाके देगा. ठीक है ना. कल को आप जज बनेंगे तो आपके घर एसएचओ आएगा. आपको ये एसआई से कांस्टेबल से डील नहीं करना. ऐसा नहीं कि एएसआई आ रहा है सिंगल स्टार आके दे सर रिपोर्ट लो, तो आप उसको डांट के भगा सकते हो कि एसएचओ साहब के थ्रू भेजिए. क्या बोलोगे? एसएचओ साहब से बात कराइए. वो क्यों नहीं आया? एसएचओ को भेजते ना. आप क्यों आ रहे हो? फोन करो उस एसएचओ को. हाँ क्या हो गया है? क्या 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 दिक्कत है? रिपोर्ट देने आनी है. आपको आना है. मेन सबसे बात नहीं करूंगा. ऐसे करके डांट सकते हो आप, ताकि वो थोड़े से हमेशा ऐसे दब के रहे. एसपी का तो फिर भी लिहाज रख देते हैं, ऐसा नहीं है. हाईकोर्ट अलग बात है यार. हाईकोर्ट तो आईएएस आईपीएस किसी को भी भगा देते हैं. हाईकोर्ट की बात अलग है. आप हाईकोर्ट की बात मत कीजिए. मजिस्ट्रेट एसपी को भगा रहा है तो फिर आप समझ लीजिए फिर उस मजिस्ट्रेट का क्या हाल होने वाला है. आईपीएस है वो. आईपीएस का उठना सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के साथ है. किसी दिन खाने पे बात करते बोलते ना कि अरे को मजिस्ट्रेट है ना, बदतमीजी करी उसने मुझसे मेरे से. अच्छा उसकी इतनी हिम्मत. आई बताता हूँ उसे. सुबह बुलाएगा, नोटिस देगा किसी भी चीज का. लेट क्यों आ रहे हो, डिस्पोजल क्यों नहीं है, आपके स्टाफ का कंडक्ट ठीक नहीं है, किसी भी चीज का नोटिस दे देगा. किसी भी चीज का. तुम मजिस्ट्रेट समझ नहीं पाओगे कि भाई मेरे को नोटिस क्यों मिल गया, मैं तो हर काम परफेक्ट करता हूँ. बात समझ में आ रही है? अरे एक डिस्ट्रिक्ट जज आईएएस और आईपीएस के साथ ही बैठता है. इनकी अपनी आप मीटिंग होती है सबकी. बात समझ में आ रही है? अब हाईकोर्ट जज अलग बात होती है भाई. हाईकोर्ट जज डांट सकता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. किसके साथ बैठ जाएगा हाईकोर्ट जज? क्या चीफ जस्टिस बैठेगा उधर? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि हाईकोर्ट जज वो संवैधानिक पद है यार. वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता. बात समझ में आ रही है? हाईकोर्ट जज वो पोस्ट होती है. हाईकोर्ट जज तो आईएएस आईपीएस सबको टक के डांटता है. मेरे सामने एक किस्सा था. मैं एक एडवोकेट था केस में. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सामने वाली पार्टी थी. अब वहां पे क्या ना, एएमसी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां पे कुछ बिल्डिंग्स बनाई होगी लोगों ने इलीगल. तो किसी विसल ब्लोगर बोलते ना, विसल ब्लोगर होता है जो कि प्रशासन को जगाता है. उसने एक रिट फाइल कर रखी थी और हम विसल ब्लोअर की तरफ से एडवोकेट थे. जस्टिस कारेल थे और जस्टिस कारेल ने इतना सा बोला था, 2:30 आई वॉन्ट दिस आईएएस ऑफिसर शुड बी हियर. आई वॉन्ट दिस आईएएस ऑफिसर शुड बी हियर. वो 1:30 के बाहर आके बैठ गया आईएएस ऑफिसर, और वो सेक्रेटरी था. सेक्रेटरी मतलब जानते ना, जैसे आप समझ लीजिए एमसी का मतलब जैसे अपना नगर निगम का सेक्रेटरी सीनियर आईएएस होगा ना, वैसे ही चुपचाप आके बैठा था. 1:30 बजे से बैठ गया वो. जैसे 2:30 बजे आया ना, जज उठते उसने तो पहले ऐसे देखा, यार चेहरे पे बैठते कहाँ है. लिस्टिंग हुई, मेंशनिंग के बाद में उसको बुलाया, उसको प्यार समझाया कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम. आई हैव एड्रेस वेरियस टाइम दैट नो बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्ट. उसने बोला दैट नो बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्ट विदाउट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. और पुलिस वाले को भी तुम लोग जाने से रोक रहे हो. तो फिर उसके बाद में उसको बोला कि 4 बजे तक उसने ऐसे कहते आईएएस ऑफिसर ने कि सर ये जो बिल्डिंग हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पुलिस का कॉर्पोरेशन नहीं मिल पा रहा हमें. हम कार्रवाई करने जाते हैं तो हमारे ऊपर हमला होता है टीम के ऊपर. उसको बोला ओके, वेयर इज गवर्नमेंट लीडर. उसको बुलाया गवर्नमेंट लीडर को. आस्क एसपी ऑफ अहमदाबाद टू बी हियर. ऐसे बोला, एसपी लॉ एंड ऑर्डर अहमदाबाद टू बी हियर एट 4 PM.
IAS ऑफिसर पीछे आके बेटा SP 4 बजे आया और फिर दोनों को समझा के बोला आप दोनों कोऑर्डिनेशन बना के काम कीजिए, इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं रहना चाहिए। तो दिस इज द पावर। हाईकोर्ट की पावर क्या होती है? इन केसेस में क्या है, मजिस्ट्रेट बने हो तुम लोग, जुडिशरी की चपड़ासी बनने के लिए तैयारी कर रहे हो आप, ये बस इतना समझिए। और जुडिशरी का चपड़ासी एक दिन बनते बनते हाईकोर्ट जज पहुंच जाता है। चलिए 159 लिखिए। Such magistrate on receiving report, such magistrate on receiving report, such magistrate may on receiving report may direct for an investigation, may direct for an investigation, may direct for an investigation। मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकता है, और ऑर्डर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और ऑर्डर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और ऑर्डर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आदेश दे सकता है। और ऑर्डर फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। 160 खत्म हो गया। अब देखिएगा आप, ये जो रिपोर्ट है ना सर, ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये कौन सी अकरेंस रिपोर्ट है, घटना की रिपोर्ट है। अब मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब बोल सकते हैं कि सर इन्वेस्टिगेशन मत करो, इसमें क्या करो, पहले इसमें इंक्वायरी करो, फिर करना इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके बताओ कि क्या चल रहा है इस मामले में, मामला सच भी है गलत है। समझ रहे हो बात? मतलब कल को आप मजिस्ट्रेट बन जाओ तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे नहीं, फिर आप आदेश दोगे बस। आप पूछ भी सकते हो पुलिस वाले से कि वो जो मामले में आपको आदेश करने का दिया था उसमें कहाँ चल रही है जांच, क्या जांच हो रही है उसमें। पुलिस वाला उछलते दिखे ना 2-3 दिन तक आई नहीं, मजिस्ट्रेट साहब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लाते हैं। फिर क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, गड़े मुर्दे क्या होता है उस वाले मामले में, 40-50 दिन हो गए, कब का आ रही है चार्जशीट उसकी। बात समझ रहे हो कि कैसे दबाव बना के रखा जाता है पुलिस वालों पे। 50 दिन पहले आपको एक वो दी थी मैंने, अभी तक क्यों नहीं हुआ उसमें कुछ, किस स्तर पर जांच चल रही है। वो बेल के लिए आ रहा है मेरे पास बार बार, जेल में ना वो बेल के लिए आ रहा है बार बार, मैंने बेल रिजेक्ट कर दी तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर डांट पड़ेगी सीधी। तो तुमको ऐसे डरा के चमका के रखना पड़ता है। आप वो भी बोलते हो, आप वो भी बोलते हो कि देखिए इन मामलों में आप ऐसे भी कहते हैं, पुलिस वालों को ऐसे भी बोल देते हो आप, पुलिस डायरी मेंटेन ही नहीं है इस मामले की, लाओ पुलिस डायरी लेके आओ क्या चल रहा है मामले में। मजिस्ट्रेट तो अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज करता है पुलिस अथॉरिटी के ऊपर, तो आपको कोई मना करेगा क्या? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये यहीं से मिल रही है। इन्होंने लिखा है 159 की बात कर रहे हैं आप विनोद। Such magistrate on receiving information may direct investigation if he thinks once proved the reviewed magistrate is primarily hold into or otherwise to dispose of the case mirror provided into। dispose of का मतलब क्या है, इनका सवाल क्या है, एक बार पढ़िए आप भी ब्रेक में 159। एक शब्द यूज किया है dispose of। dispose of को ये लोग कह रहे हैं अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, लिखा हुआ है, या अन्यथा उसको निपटाने की तुरंत कार्रवाई कर सकता है। देखिए इस एक्ट में कहा दिया हुआ है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन 3 ऑप्शन बता रहा है, या तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, या फिर डिस्पोज कर दो। डिस्पोज का मतलब क्या है, पुलिस वाले को बोल दे कि भाई एफआईआर लगा दे इस मामले में, क्या लगा दे, एफआईआर, मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा तो खत्म हो गया मामला। कोड तो ये बोलता है ना, कोड मतलब सीआरपीसी में जो प्रोविजन बताए हुए हैं, पुलिस वाले कह दिया कि मामला बन रहा है तो इन्वेस्टिगेट कर या इंक्वायरी कर ले, नहीं समझ में आ रहा तो, या अगर मामला नहीं बन रहा, बिल्कुल ही मामला नहीं बन रहा तो डिस्पोज कर अकॉर्डिंगली जो कोड में बताया हुआ है। तो 173(2) की रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा कि देयर इज नो मैटर इज मेड आउट, कोई मामला नहीं बन रहा, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, मामला खत्म हो गया वहीं पे, एफआईआर लग गई ना। एक बार 173(2) निकालिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, कहाँ एफआईआर लगती है।
173(2) निकालिए एक बार। मैं आपको एफआर दिखाता हूँ कि फाइनल रिपोर्ट कहते हैं ना अपन, अंतिम रिपोर्ट लगा दी पुलिस ने, मतलब मामला कुछ बना ही नहीं है। आप इसका डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट 2D का 173 के दूसरे का डी पॉइंट देखिए। क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा? तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, कोई अपराध कोई अपराध किया गया प्रतीत नहीं होता। नो ऑफेंस इज मेड आउट। समझ में आई बात? यहाँ पे आपने जैसे ही नो नो लिख दिया, लग गई एफआर। बात समझ में आई? 173(2) में जो अपन जो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं ना, इसमें देखो डी पॉइंट में लिखा हुआ है कि अपराध नहीं होगा, तो यहाँ पे नो आते क्या हो जाएगा, एफआर लग गई पुलिस की। एफआर मतलब फाइनल रिपोर्ट लग गई। फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई साहब कोई मामला नहीं बन रहा है। अब ठीक है विनोद, ये देखो ये मैनर दिया हुआ है ना डिस्पोज करने का, ये ऐसे डिस्पोज किया जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब 160 से इंपोर्टेंट प्रोविजन स्टार्ट होने वाले हैं सारे। देखिए 159 में भी एक ऑर्डर होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा ऑर्डर में डिफरेंस दिखाता हूँ। बात अलग छिड़ी है तो थोड़ा दूर तक ले जाते हैं इसको। दो तरह के ऑर्डर देख रहे हैं अपन यहाँ पे। दो तरह के ऑर्डर देख रहे हैं अपन यहाँ पे। एक अपन ने 159 का ऑर्डर देखा, एक 156(3) का ऑर्डर देखा। यहाँ पे हम तीन बातें बोल रहे हैं इसको, या तो भाई तू इन्वेस्टिगेट कर ले, या आप क्या कर लो, एक प्रारंभिक जांच कर लो, या फिर आप क्या कर दो, उसको निपटा दो, डिस्पोज कर दो। और 156(3) में हम क्या बोल रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहे हैं। यही हो रहा है ना, एक ऑर्डर यहाँ निकल रहा है, एक ऑर्डर वहां निकल रहा है। क्या अंतर है दोनों में, बताइए मुझे। चलो मैं डिफरेंसेस तुम बताना, मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है? आप इन डिफरेंसेस बताते जाइए मुझे, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे। पहले मैं किसका लिखूं? पहले मैं 159 का लिखता हूँ, आप इसका डिफरेंसेस बताते जाइए मुझे। हाँ जी, क्या डिफरेंस है पहला? किसमें एप्लीकेशन लगेगी? कौन सी एप्लीकेशन लगेगी? एप्लीकेशन कैन बी फाइल, ठीक है? यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब आवेदन किया जाएगा। नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है? दूसरा बताइए। नहीं कर सकता है 156(3), दोनों में कर, प्रैक्टिकली में कर सकता है। और बताइए, ये होने वाले बच्चे बता सकते हैं। ये ऑर्डर कब होता है? पोस्ट एफआईआर ऑर्डर है ये। एफआईआर फाइल होने के बाद में ये ऑर्डर होता है। ये प्री एफआईआर ऑर्डर होता है। और बताइए। यहाँ पे इंक्वायरी का कंसेप्ट है। यहाँ पे इंक्वायरी ना सर, और इधर क्या है? नो इंक्वायरी। यहाँ तो सीधा आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं। इंक्वायरी का कोई बात नहीं, जिक्र नहीं है वहां पे। और बताइए। ये नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी हो सकता है।
और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ये सिर्फ संज्ञेय मामलों के लिए होगा। समझ में आ रही है कहानी? और बताइए, कर्ण कह रहे हैं फर्स्ट में संज्ञान लिया है, दूसरे में नहीं। संज्ञान तो अभी तक होगा ही नहीं। करण संज्ञान कॉग्निजेंस तो तब लिया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन फाइनल, आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है आपका, तब कॉग्निजेंस लिया जाता है। उसके पहले कॉग्निजेंस तो कहाँ लेंगे अपन? संज्ञान कब कहाँ लेंगे उसमें अपन? ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, इंक्वायरी, नो इंक्वायरी, पोस्ट एफआईआर ऑर्डर, प्री एफआईआर ऑर्डर। और बताइए, यहाँ पे हम केस को क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ का भी ऑर्डर दे सकते हैं, और इधर इन्वेस्टिगेशन का ही ऑर्डर देंगे बस। और बताइए, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाए सवाल पूछते हो। मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट अरे वो डेप्यूट कर देता है। टेक्निकल बात क्या होती है, कभी कभी आप एप्लीकेशंस लगाते हैं ना, कभी कभी जब आप एप्लीकेशंस लगाते हैं तो आप सीजीएम को लगा देते हैं, ठीक है? फिर कंसर्न सीजीएम जो रहता है, सीजीएम उसको बोल देता है ठीक है, उसको फिर 192 पढ़ा निकालो यार। अभी तुम पीछे की चीजें मत पूछा करो, इसलिए मैं कहता हूँ अभी एक बार रुक जाओ। एक एक रोटी खाओ ना साथ में, तो मुझे भी कंफ्यूज करते हो। एक एक रोटी खाओ, उसको बोलते हैं मेकिंग ओवर ऑफ केसेस। वो दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देता है केसेस। छोड़ो यार, अभी तुम मत पूछो, बस सवाल जो लिखा है वो पूछ लो, क्योंकि फिर आप एकदम से क्या है, पीछे की चीज में एकदम से बताऊंगा तो फिर। मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट जैसे हमने सीजीएम साहब को लगाई एप्लीकेशन 56(3) की, सीजीएम को लगाई, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाई, तो सीजीएम क्या कर सकता है? आपको भी ट्रांसफर कर देगा, लो आप देखो इस केस को, बोल देगा कि उस कोर्ट में हमने ट्रांसफर कर दिए। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस कहते हैं इसे 192 में। जरूरी नहीं कि 156(3) को एज इट इज डिसाइड करे, नीचे वाले कोर्ट को भी भेज सकता है। और क्या हो सकता है सर, बताइए? अरे बहुत सारे हैं तुमको। अरे सर 159 में क्या है? अकरेंस रिपोर्ट। और इधर क्या है? पुलिस रिपोर्ट। 156(3) में क्या आएगा? पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इधर अकरेंस रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये 159 का ऑर्डर कब आ रहा है? बिफोर इन्वेस्टिगेशन। और ये कब आ सकता है? ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भी पार्टी जा सकती है। मैंने आपको केस बताया था सकीरी वासु में, कि सकीरी वासु में पार्टी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी दोबारा पहुंच सकती है, किसी भी स्टेज पे जा सकती है कॉग्निजेंस के पहले। बताया था सकीरी वासु में। और देवरापल्ली में बताया था कि एक प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर है, कॉग्निजेंस लेने का पहले का ऑर्डर है। और विनू भाई तो बोल रहा है कि आफ्टर कॉग्निजेंस भी हो सकता है, ठीक है? और क्या होता है? और क्या हो सकता है सर, बताइए? ये स्टेज कब आ जाती है? जस्ट एफआईआर फाइल हुई है, या 155 में कौन सा फाइल हुई है? नॉन कॉग्निजेबल डायरी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट किसी ने केस किया है, असंज्ञेय मामले को रिपोर्ट किया है। समझ में आई बात? जबकि ये कब आती है? ये स्टेज आती है एफआईआर फाइल होने के 90 और 60 दिन बाद, जब इन्वेस्टिगेशन ही कुछ नहीं हुई केस के अंदर। तब आप 156(3) की फिर से एप्लीकेशन लगा रहे हो, सर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? 159 का ऑर्डर भी लगा सकते हो, आप चाहो तो उसकी भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। कभी देखा है आपने 159 की एप्लीकेशन लगाते हुए कोर्ट के अंदर किसी को? आप लगा दो, क्या दिक्कत है? प्रावधान तो दिया हुआ है ना ऑर्डर का। भाई आप एम्पावर्ड तो हो ना 159 का आदेश देने के लिए, लगा दो एक एप्लीकेशन। तो मजिस्ट्रेट मना कर देगा क्या आपको? मना करे तो बताओ सर 159 में आप 3 तरह के आदेश पारित कर सकते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है? बताओ। हाँ बताओ क्या हो सकता है? अरे और क्या इन्फॉर्म हो सकता है? ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, ये एक विशेष अधिकार प्राप्त
डॉक्यूमेंट है, जबकि एफआईआर होता है क्या विशेषाधिकार प्राप्त डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर बताओ। बताइए। इसका अंतिम रिजल्ट 156(3) की जो चार्जशीट आएगी, 156(3) में जो आदेश दिया, वो चार्जशीट किसको देनी पड़ेगी आपको, पार्टीज को देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ के जो ऑर्डर की कॉपी है, क्या वो पार्टीज को जाएगी क्या, नहीं। चार्जशीट देते हैं पार्टीज को, 207 पढ़िए। अभी आप सवाल मत पूछिए कुछ दिन, आप अपने मुंह पे जिप कर लीजिए, कुछ दिन आप शांत रहिए बस। शुभम ठीक है ना, क्लास डिस्टर्ब करते हो। सवाल आपके रिलेवेंट है लेकिन अभी इस पॉइंट पे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। डन, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। और तो तुमने 10 रीजन बता दिए मैंने इसके आदेश के भी, अब उससे तुमको जो करना है करो। और डिटेल में पढ़ाओ इसको थोड़ा सा और, लेकिन अभी ठीक है, इतना इतना सब सफिशिएंट है मुझे लगता है। चलिए 160 पे आते हैं। अब 3 सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 3 के इनफैक्ट 4 ही पढ़ लेंगे अपनी, क्या बताऊँ मैं आपको। 160, 161, मतलब आप समझ लीजिए ये एक तरह से पूरे इन्वेस्टिगेशन की बैकबोन है, 3-4 सेक्शंस जो है, 160, 161, 162, 163। अब इनको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। 160 क्या बोलता है, 160 क्या बोलता है, 160 एक पुलिस वाले को एक विशेष पावर देता है कि ये क्या कर सकता है सर, पुलिस वाला भी, पुलिस ऑफिसर एक ऑर्डर बना सकता है, एक ऑर्डर पास कर सकता है। बताओ, पुलिस वाले भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, और ऑर्डर पास करके जो भी उसके लोकल लिमिट्स में रहते हैं उनको बुलाएगा, भैया आओ, क्या करो, आओ थाने। इसके साथ एक प्रोविजन जो आप मिस आउट कर गए, एक नोटिस भी देगा। इस आदेश के साथ क्या करना पड़ेगा, 160 के आदेश के साथ में 41 का नोटिस भी देगा। दोनों तभी तो मैंडेटरी होंगे, अगर ये नोटिस नहीं दिया तो फिर जमानत मिल जाएगी। जो हमारा केस कौन सा था वाला, क्या नाम लिखा था केस का, द रिक्वायरमेंट फॉर द नोटिस 41A, 41 इज मैंडेटरी। नाम सत्येंद्र कुमार अंतिल, ठीक है ना। उसने बोला है कि 41A की नोटिस मैंडेटरी है, तो 160 का ऑर्डर के साथ में 41A का ऑर्डर भी देना पड़ेगा। हाँ, अदर मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं विनोद। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। एनी पुलिस ऑफिसर making an investigation under this chapter, any police officer making an investigation under this chapter, any police officer making an investigation under this chapter, making an investigation under this chapter by order in writing, by order in writing, by order in writing, by order in writing, require the attendance before himself, require the attendance before himself, require the attendance before himself। कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन क्या कर रहा है सर, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो वह उस मामले और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति, तो वह उस मामले से परिचित व्यक्ति, उस मामलों से परिचित व्यक्ति
को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित आदेश दे सकता है। अपने समक्ष हाजिर होने के लिखित आदेश दे सकता है। अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, requires attendance before himself to such person who is acquainted with the facts and circumstances, to such person who is acquainted with the facts and circumstances, to such person who is acquainted with the facts and circumstances to attend when and where required, to attend when and where required. लिखिए आगे, आगे लिखिए। following person shall not be required to attend, following person shall not be required to attend। पहले लिखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। निम्नलिखित व्यक्तियों को हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। पहला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें, any person who is under age of 15 year, any person who is under age of 15 year or above 65 year, or above 65 year। सेकंड पॉइंट लिखिए, a woman महिला। थर्ड पॉइंट लिखिए, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति, मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति। लाइन चेंज करके लिखेंगे, ऐसे स्थान पर जहां ये लोग निवास करते हैं, ऐसे स्थान पर जहां ये लोग निवास करते हैं, वहां ही अन्य कार्रवाई की जाएगी, At such place where they reside, other proceeding can be carried out, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखिए, the state government shall make rule in that behalf, राज्य सरकार खर्चों के लिए नियम बनाएगी, shall make rule in that behalf with respect to reasonable expenses of any person, ठीक है। आगे लिखिए, if any person does not come to the court, यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है, if any person does not come to the court, he shall be liable under section 174 IPC। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है और वो उपस्थित नहीं होता तो 174 के धारा 174 भारतीय दंड संहिता के अधीन ठीक है। व्हाट ए डल टॉपिक। 161 आने दो, वो अच्छा टॉपिक है, इट्स ए वंडरफुल टॉपिक। 160 में ऑर्डर करके बुलाते हैं और इसके जो अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सिंपल सी प्रोविजन है। 160 में आप आदेश दोगे, पुलिस ऑफिसर हो आप बोलोगे साहब आ जाइए कोर्ट, आ जाइए थाने आ जाओ एक बार। 161 में आपके स्टेटमेंट, आपके बयान क्या किए जाएंगे, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब 161 में आप बयान दे रहे हो पुलिस को, जैसे मान लीजिए आपके सामने डकैती हुई, आप चले गए पुलिस को बयान देने। पुलिस ने क्या किया, आपके 161 में अभी होता क्या है ना कि जहां पे भी आप जाते हो, मान लीजिए मारा पिटाई हुई है, पुलिस पहुंच गई वहां पे, ठीक है।
उसको एम्बुलेंस में लेके गए, आपसे पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था क्या हुआ था, और आप हो अति उतावले। क्या हो आप? अति उतावले। आपने अति उतावलेपन में पूरी घटना नरेट करी पुलिस को। पुलिस ने कहा वेरी गुड, यू आर द नाइस सिटीजन, तुम्हारे जैसे ही लोग होने चाहिए समाज में। क्या करते हो बेटा आप? सर मैं एलएलबी कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, अपना नाम और पता लिखा दीजिए, सरकार को, इस देश को आपकी जरूरत पड़ सकती है। क्या बोला? नाम और पता लिखा दीजिए, सरकार को, देश को आपकी जरूरत पड़ सकती है, और हमें ऐसे ही वकील लोग चाहिए। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, थाने से कहेंगे डरना है, वकील है। आप अब घर वालों ने समझाया कि बेटा छोड़ ना, क्यों किसी के लफड़े में पड़ना है, मत दे मत दे, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं अभी फोन अभी देता हूँ मैं नंबर अपने। घर वाले समझदार है आपके, उनको पता है कि जब केस की सुनवाई होगी तो हर दिन क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन सी कार्रवाई हो जाएगी? 174 की कार्रवाई हो जाएगी। तो तुम्हारा फोन नंबर दे के आना और अपना नाम पता बता के आना, तुम्हें फंसा के आ गया ना, खाली पीली। जाओगे तो भी दिक्कत है, जरूरी है कि तुम जा ही पाओ। मान लो तुम जोधपुर घूमने गए थे, वहां कोई कार्रवाई हो गई इसी, तो कम जोधपुर जाओगे क्या हर तारीख पे? इसलिए सरकार बोल रही है कि सरकार देखेगी कि आखिर तुम्हें कुछ पैसा वैसा भी मिलता है नहीं मिलता, एक्सपेंसेस आने जाने का। समझ में आ रही है? तो घर वाले तो समझा रहे थे ना कि नहीं बेटा शांत रहो, नहीं बोलना है। तो ये आपके शांत न रहने का परिणाम क्या हुआ? क्या वो आपके शांत न रहने का परिणाम? फिर जोधपुर जाओ बार बार, हर तारीख पे, हर केस पे आप जाइए। कहाँ? जोधपुर। जैसे घर वाले कहते हैं कि बेटा कभी पुलिस को फालतू लफड़े में पड़ना मत, लेकिन तुम तो कौन हो? लो के छात्र। तुम्हारे अंदर तो लो का ऐसे काटो तो खून निकल रहा है, कानून एलएलबी सब्जेक्ट गिर रहे हैं खून से। ऐसा थोड़ी होता है, वास्तविकता में ऐसा होता है क्या? तो इसलिए कहते हैं घर वाले, वो इसलिए नहीं कहते कि आप कह दो, घर वालों से कह दो आप 2 बार पलट के, डरते हो आप लोग। हाँ, वो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे ही होते हैं, ज्यादातर होते हैं जो। उसके बाद फिर उनको रियलाइज हो जाता है कि यार ये बहुत बड़ा तालाब है और हम इसमें बहुत छोटी मछली है भी। निंजा टेक्निक। चलिए 161 पढ़ते हैं अब हम। 161 पढ़ेंगे। 161 बहुत अच्छा सेक्शन है, मैं आपको बताऊं। 161 जो है वो बहुत वंडरफुल सेक्शन है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी क्लास में 2-4 दिनों लगेंगे, ये चैप्टर 12 से निकलेंगे ना अपन, तो फिर तो तुम्हारा कोर्स इतना तेज भागेगा तो तुम खुद कहोगे सर बस स्लो पढ़ा दो। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे हम? सेक्शन 161। आ जाइए 161 पे, बैरेक में निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा ये एविडेंस का आ गया क्या? अब मैं वो सोची इतना छोटा सा कैसे हो गया ये मैं आई एम आल्सो थिंकिंग कि यार इतना छोटा सेक्शन कैसे हो गया ये। क्या होता है ना कि आप इतने पास खड़े रहते हो तो आप पढ़ नहीं पाते अच्छे से। तुम इतने दूर होते हो ना तो तुमको दिख जाता है कि हाँ सर क्या खोल के बैठ गए सर, और मैं इतना पास खड़ा हूं तो मेरे को सही से ऐसे तो ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है इसमें। चलिए 161 निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है क्या? आप बताइए मुझे, सिर्फ यहाँ पे क्या विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है? देखिए इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल हेडिंग। उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल हेडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल हेडिंग। इसको बोलते हैं मेन बॉडी सेक्शन की। ऑपरेटिंग पार्ट क्या होता है मेन बॉडी सेक्शन का? ये, ठीक है। अब समझते हैं, अब समझते हैं एक प्रोविजन को थोड़ा सा डिटेल में जाके, ठीक है। इतना बोरिंग चल रहा है कि तो आप लोग पूरा ऐसे अंगड़ाई ले रहे हैं, उबासी खा रहे हैं। देखिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर
or any police officer not below the such rank, the state government may by general special prescribe in this behalf, acting on the requisition. Such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances. Acquainted with the facts and circumstances का मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में पढ़ेंगे एक बार अपन। हिंदी में बोला जा रहा है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, ऐसे अधिकारी की अपेक्षा करने वाला कोई कार्य पुलिस अधिकारी जो इसे पंक्ति से नियंत्रण पंक्ति का नहीं है, मामलों के किसको कर रहा है, मामले के तथ्य और परिस्थिति से परिचित समझाने वाले व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है? मौखिक परीक्षा कर सकता है। मौखिक परीक्षा मतलब आके सारे सवाल पूछेगा, उसको कुछ सवाल होंगे कि आप वहां क्या कर रहे थे, कितने लोग थे मारने वाले, सब कुछ आपसे पूछेगा वो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक बात, नोट करेंगे, आप यहाँ पे एक बात नोट करेंगे और नोट कीजिएगा इस बात को। देखिए ऊपर लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, लेकिन क्या विटनेस ही अक्वेंट ऑफ फैक्ट्स ऐसा है क्या? अक्यूज भी हो सकता है। तो मतलब 161 के अंदर जो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी वो किस किस के हो सकते हैं सर? 161 के अंदर जो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी उसमें अक्यूज भी होगा, अपराधी भी हो सकता है, क्योंकि एक शब्द जो इन्होंने लिखा है वो है जो भी पर्सन क्या है सर? अक्वेंट है। अब अक्वेंट का मतलब क्या होता है? अक्वेंट का मतलब होता है कि जो भी इस मामले से क्या करता है सर, जो भी इस मामले की, जिसको उस परिस्थिति से परिचित है। क्या चीज है वो? जो भी परिचित है उसका बात हो रही है। तो अक्यूज भी हो सकता है, आप देखोगे तो विटनेस भी हो सकता है, अगर आप देखोगे तो कौन होता है? सस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं ना सर, सस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं, विक्टिम भी हो सकता है। तो मतलब इन सबके स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? लेकिन मार्जिनल हेडिंग क्या कहता है कि स्टेटमेंट किसके रिकॉर्ड होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ विटनेसेस के, जबकि विटनेसेस तक ही कन्फाइन नहीं है ये प्रोविजन। ये प्रोविजन में अक्यूज है, विटनेस है, सस्पेक्टेड है, विक्टिम है। इट कंटेन ऑल द पर्संस। इट कंटेन ऑल द पर्संस। लिखने स्टार्ट कीजिए इसमें 161 में पहला पॉइंट लिखेंगे, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, by general or special order, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances, may examine orally any person supposed to be orally examination. लिखिए, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है तो वह मामलों के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित समझाने वाले व्यक्ति, तो वह मामलों के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले व्यक्ति, मामलों के तथ्य और परिस्थिति से परिचित समझे जाने वाले व्यक्ति, मामलों के तथ्य और परिस्थिति से परिचित समझे जाने वाले व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है, कि मौखिक परीक्षा कर सकता है। ठीक है, सेकंड आंसर लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, ऐसा व्यक्ति उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति
such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case which is put to him by such officer पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सही से उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। परंतु वह उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं होगा। बट ही इज नॉट बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस which would have tendency to expose him in a criminal charge, or penalty or forfeiture, परंतु ऐसे उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं होगा जो उसे या जिनके उत्तर उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संप्रहरण की आशंका में डालते हैं। और देखिए दिस क्वेश्चन हैज डायरेक्टली कोरिलेशन विद आर्टिकल 20 क्लोज 3। और यही बात कहाँ लिखी हुई है? 132 एविडेंस एक्ट। अभी 132 एविडेंस पढ़ाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको 161 का ये 2 दिखाया था ना, अगर आपको पता है तो। मैंने कहा था देखिए लिंक है इससे, और सेम बात उधर लिखी हुई है। तो देखा जाए तो एक ट्राइंगल सा बन गया है पूरा। आज सुबह कहाँ पढ़ाया था? आज तो 20-2 क्या बोली? फोर फीचर बस शायद तो बोला है। क्या बोली थी? लिखवाने के लिए हिसाब से नहीं बोली होगी, समझाने के हिसाब से बोली होगी। ठीक है, जाके रिकॉर्डिंग में देख लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेना रिकॉर्डिंग में अगर आपको लगता है तो कुछ बोला है तो। अब सर ये सारे प्रोविजंस आपको पता है, सारे प्रोविजंस सारे भाई प्रोविजंस ही हैं, लिखे तो दूर है। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सारे प्रोविजंस आप देखेंगे तो एक लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं आप दूसरा प्रोविजन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एविडेंस एक्ट में, दूसरा प्रोविजन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है सीआरपीसी में। ये सारे प्रोविजन एक दूसरे के साथ में एक ट्राइंगल बनाते हैं, और सारे प्रोविजन बात एक ही करते हैं ऑल टुगेदर, कि मतलब आप सारे आंसर दीजिए, लेकिन अगर वो सवालों के आंसर मत दीजिए जैसे आप खुद क्रिमिनल बन रहे हैं, ठीक है ना सर। आप उन सवालों के आंसर मत दीजिए जिनसे आप खुद की क्रिमिनल लायबिलिटी एक्सपोज हो रही है। आगे एक लाइन और लिखिए, इफ एनी पर्सन गिव फॉल्स आंसर्स, यदि कोई व्यक्ति मिथ्या उत्तर देता है, तो उसे धारा 179 के अंदर 179 के अंदर, हाँ, if any person give false answers then he shall be liable under section 179 IPC। मिथ्या उत्तर देता है तो उसे धारा 189 भारतीय दंड संहिता की तहत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये तीनों प्रोविजंस ना सर सेम बात बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। मुझे लगता है तीनों हम पढ़ लिया हम लोगों ने, 20-3 भी पढ़ लिया अपन ने, है ना। थर्ड में आइए प्लीज। द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग, लिखिए, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग any statement
by making separate and true record, 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 by making separate and true record. नहीं सवाल मत पूछिए अभी. by making separate and true record लिखते चलिए बस. क्लास खत्म हो जाएगी ना तब मैं से पूछना, मैं उस टाइम आपको एंटरटेन करूंगा. 161 में लिखिए, थर्ड क्लोज लिखिए. पुलिस अधिकारी परीक्षा के दौरान किए गए कथन को पृथक और सही रूप से लेखबद्ध करेगा. कथन को पृथक और सही रूप से लेखबद्ध करेगा. क्या होता है कि ये सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड? कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड? पृथक और सही लेखबद्ध, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक मामला था, उसके अंदर ए बी को पीट देता है. सर ए बी को पीट देता है. बी की तरफ से 4 दोस्त गए, सी डी ई और एफ. अब चारों ने जाके ऑल टुगेदर सेम ही बयान दिया. चारों ने जाके एक ही बात बोली कि सर बी तो चाय अपने बैठ के चाय पी रहा था कैंटीन में, वो पीछे से आया और सर पे डंडा मारा. चारों ने एक ही बात बोली, मतलब इफ बट भी नहीं है दोनों के स्टेटमेंट में. लेकिन उसको जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा तो वो क्या करेगा सर? सी का स्टेटमेंट, डी का स्टेटमेंट, ई का स्टेटमेंट. सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड का मतलब ये होता है, भलाई से चारों एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग लीजिए सबकी बातों को. क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना कोर्ट के अंदर, तो वो इकट्ठा थोड़ी होगा. क्रॉस एग्जामिनेशन अलग अलग होगा. तो इसलिए बोला गया है. इसका पर्पस क्या है यहाँ पे जो लिखा है ना इसने, कि पृथक रूप से, क्या बोला इसने हिंदी में? पृथक और सही अभिलेख. तो पृथक और सही का मतलब ये हुआ कि सेपरेट रिकॉर्ड कीजिए और ट्रू रिकॉर्ड कीजिए. कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, पुलिस वाला बोलते थे अपने बयान लिख के दे दीजिए, क्या लिखवाना चाहते हैं 161 में लिख के दे दीजिए. वो कितना ही लिखवा ले, उसको बेटा नोट तो खुद ही को करना पड़ेगा कागज में. समझ में आई बात? सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड होता है इनका. हर एक वर्डिंग का, हर एक लाइन का एक मतलब है. अब आप कुछ सवाल पूछिए. अरे वो प्रोविजन तो पूरा कराऊंगा ना, सवाल थोड़ी रोके. लिखना मैंडेटरी है. उसको जो ठीक लगता है. यहाँ पे मे का क्या मतलब है? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने. यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे मे क्यों लिखा हुआ है, या शेल क्यों नहीं लिखा हुआ? अरे सर हर बात थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, हर बात थोड़ी रिकॉर्ड करेगा. जो केस से रिलेटेड रिगार्डिंग जो रिलेवेंट पॉइंट है उसको रिकॉर्ड करेगा. अब वहां पे बुला लिया कैंटीन वाले को, मान लीजिए कैंटीन में मारपीट हुई. अब कैंटीन वाले को बुला लिया, वो बोल रहा था सर मैं तो समोसा तल रहा था तभी मुझे याद आई. तू ये भी लिखेगा क्या? सर मैं समोसा तल रहा था जब मुझे याद आवाज आई उधर से. ये थोड़ी लिखेगा. इन चीजों को छोड़ देगा. भाई समोसा तल रहा था तो क्या करे, हुआ क्या वो बता. सर मैं समोसा तल रहा था, मैंने देखा कि बी बैठा हुआ है, तभी सर ए पीछे से आया. तो वो जो बात है कि ए पीछे से आया और बी के ऊपर उसने वार किया, वो चीज रिलेवेंट है ना हमारे लिए. वो थोड़ा सर मैं समोसा निकाल रहा था, सर मैं झर गरम कर रहा था. यू नो व्हाट इज झर? नहीं, समोसा निकाल झर गरम करते ना ऐसे करके, ऐसे. तब तुम्हें पता है समोसा कचौरी कभी भी गरम तेल में, समोसा तो फिर भी गरम तेल में डल जाता है, एक कचौरी कभी गरम तेल में नहीं बनती. कचौरी के लिए तेल चाहिए थोड़ा सा गुनगुना सा तेल, उसमें डालते हैं फिर उसको मंदी आंच में सेकते हैं. तुम अगर गरम तेल में कचौरी डाल दोगे तो कचौरी खराब हो जाएगी. कचौरी नहीं, कल वंदे भारत में मैंने कचौरी खाई है. वंदे भारत में कचौरी मिलती ना, बकवास कचौरी थी, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया उसको खाने में भी. क्योंकि मैंने लगभग आप मान लीजिए 2-3 महीने बाद कचौरी खाई होगी. ये बात समझ में आई इसकी? सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, और उसका मे और शेल का मतलब भी समझ लीजिए. हर बात को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है ना सर? जो काम की बात है उसको रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. डन. चलिए हम आगे चलते हैं. लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए.
इस धारा के अधीन कथनों को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकता है। The statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic modes। फिर एक आप चेंज करके लिखिए आगे। अब वही सारे ऑफेंसेस वापस लिखना है। if offense is related to woman, मैं तरह बोलता हूँ, if offense is related to woman then examination can be conducted by if offense is related to woman, यदि कोई अपराध महिलाओं से संबंधित है तो उसे महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। then it shall be recorded by woman police officer। then it shall be recorded by woman police officer। मुझे कोई 132 का और 161 का अंतर बताएगा क्या? चलो डिफरेंस बताओ इसके। ज्यादा मत सोचिए, आप ये देखिए कौन सा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में काम करता है। आईआईटी ना, अपने आईआईटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। कब ट्रायल के टाइम यूज होता है, कब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के। आप सारे अंतर को ऐसे निकाला कीजिए। हाँ, तो मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे यूज होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे होता है और ये ट्रायल के टाइम पे, विचारण के समय 132 का प्रयोग होता है और जज साहब करते। ठीक है, 132 अक्यूज को दिया जाता है। अक्यूज को दिया जाता है ना, ऑफेंस का पता ही नहीं लग रहा है तब। और ये विटनेस को भी दे सकते हैं अपन, अक्यूज को भी दे सकते हैं अपन, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। और जो ट्रायल में है वो किस पे ऊपर होगा? ओथ के ऊपर, शपथ पत्र पे दिया जाएगा। और ये नोट ऑन और यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेट हो सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेट को क्या बोलते हैं अपन? खुद के खिलाफ साक्ष्य दिए जा सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सेल्फ इंक्रिमिनेट को। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सकता है। 132 में बताया था ना कि आदमी साक्ष्य दे सकता है। इसको बोलते हैं आत्मदोष लगाना। यहाँ पर आत्मदोष हो सकता है लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अभी। अगर कोई आदमी बोल देता है कि हाँ सर ऑफेंस हुआ है, तो उसके ऊपर किसी को अगर कंपेल कर दे 132 में, विवश कर दे 132 में, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आत्मदोष कर सकता है वो खुद के लिए। लेकिन इधर क्या है सर? यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेट कर सकता है, लेकिन इधर क्या है सर? इधर वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन है क्या? प्रोटेक्शन नहीं है ना इधर। आपको मना किया हुआ है नहीं बोलने का है पुलिस के सामने ज्यादा। यही बोलता है सेक्शन। और क्या डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस हो सकता है? आंसर ऑल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है सर? अगर आपको कंपेल कर दिया है तो भैया फिर तो सारे सवालों के जवाब देने। आंसर ऑल क्वेश्चन। और अगर आपको
कंपेल नहीं किया है, आपको क्या नहीं किया है? आपको अगर कंपेल नहीं किया है तो नो नीड टू आंसर ऑल क्वेश्चन, भाई फिर जरूरत नहीं है आप सारे जवाबों के आंसर दो। ये बात क्लियर हुई? 162 क्लियर है? चलो मेरी तरफ से सीआरपीसी खत्म होता है आज के लिए। इंटरव्यू है अभी 5:30 से। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन अभी इंटरव्यूज क्लासेस हैं 5:30 बजे से। आज 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 दो दिन इंटरव्यू रखेंगे। ये आरजेस का इंटरव्यू नहीं है, ये ईडी वाले बच्चों का इंटरव्यू है। एक पोस्ट आई हुई है लीगल कंसल्टेंट, उसका बैच चला रखा है अपन ने, ठीक है।